हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव और हम लोगों का एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में हम सभी लोगों का स्वागत है। बेटा, इस चैनल पर आज हम लोग कुछ नई चीज स्टार्ट करेंगे। अरे नई चीज का मतलब नई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अब तक तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स, लेकिन आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, काफी बढ़िया लगेगा और खूब मेहनत से हम पढ़ाएंगे आपको। बेटा, जो ये क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। और पेपर का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पहले चैप्टर का नाम है विलेयन सॉल्यूशन। ठीक, ध्यान दें बेटा। तो हम लोग सबसे पहले ये देखने चलते हैं कि आखिर केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में कुल कितने चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है और उन चैप्टर्स के नाम क्या हैं। ठीक, और फिर पहले चैप्टर को हम लोग लेकर के क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे एकदम आराम से। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है भैया, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने का मतलब एकदम टाइम लेके बैठिए। यहाँ पे कोई जादू नहीं है कि फट से आप उड़ जाएंगे, नहीं। ठीक, आप टाइम लेकर बैठिए, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे। ठीक, और खूब मेहनत से एक एक चीज को बारीक से पढ़ेंगे, एकदम रिलैक्स होकर के। आपको देखेंगे, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, तो मेरी उम्मीद है कि मेरी बातों का आप एकदम विशेष रूप से ध्यान देंगे। चलिए बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए बेटा, तो क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स, सॉरी, केमिस्ट्री है ये। हाँ, क्लास ट्वेल्थ। हाँ, क्लास ट्वेल्थ ये हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे और क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का ये फर्स्ट पेपर है। ठीक ना, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का हम लोग यहाँ पे क्या फर्स्ट। ठीक, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का ये फर्स्ट पेपर है, ये फर्स्ट पेपर है। ठीक, जिसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। हाँ देखिए, क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर और क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। कुल 5 चैप्टर बेटा, कुल केवल और केवल कितने, 5 चैप्टर। ठीक, पहले लगभग हमें लग रहा है कि 8 या 9 चैप्टर थे, लेकिन कुछ चैप्टर रिड्यूस हो चुके हैं। तो केमिस्ट्री में बहुत नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री का सिलेबस एकदम आसान हो चुका है। ठीक, बहुत कम पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स बहुत ब्रॉड है बेटा, बहुत ब्रॉड, बहुत ज्यादा फिजिक्स में पढ़ना है हम लोगों को। तो फिजिक्स, ठीक, पे कुछ ज्यादा टाइम देंगे हम लोग। हम कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते में चार चार लेक्चर आपको फिजिक्स का देंगे और लगभग 3 लेक्चर आपको केमिस्ट्री का मिलेगा। ठीक, और अगर बाद में कोई दिक्कत होती है किसी तरीके से, तो और ज्यादा लेक्चर आपको स्टार्ट कर देंगे। आप किसी हालत में आपका सिलेबस एकदम बढ़िया से जबरदस्त तरीके से खत्म कराएंगे। ठीक, तो देखिए बेटा, केमिस्ट्री, क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर में ठीक जो पहला चैप्टर है वो है भैया वो विलयन। विलयन, ठीक, हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर, जैसा कि देख रहे हैं आप। और पहले चैप्टर का नाम है विलयन। विलयन, हालांकि ये लग रहा है कि हिंदी नहीं लिख पाएगा, तो हम इसको समाप्त करते हैं। हाँ देखिए बेटा, तो हम लोग यहाँ पे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे और वो है सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन,
विलेन। ठीक, पहला चैप्टर है सोल्यूशन और दूसरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना होता है सोल्यूशन के बाद सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सोल्यूशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन का मतलब हिंदी में इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, विलयन। ठीक, ये विलयन। फिर दूसरा चैप्टर फट से बता देते हैं, आप जानते ही होंगे। ठीक, इस पर बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं है, मेन चैप्टर पे टाइम देंगे हम लोग। सोल्यूशन यानी विलयन। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जिसे हिंदी में भैया वो क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत। वैद्युत रसायन। ठीक, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, केमिकल काइनेटिक्स दूसरा चैप्टर जो हम लोगों का है वो केमिकल काइनेटिक्स है। और केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक, हम लोग कहते हैं वैद्युत, ये तो हो ही गया केमिकल का, रासायनिक बल गतिकी, इसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक, रासायनिक बल गतिकी। सब फिजिकल केमिस्ट्री में है, ठीक ना। ये सारी की सारी चीजें फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, जिसमें न्यूमेरिकल रहते हैं, सवाल रहते हैं, एकदम मजेदार मजेदार सवाल है इसमें, ठीक ना। और 3 चैप्टर हो गए। चौथा चैप्टर भी है डी एवं एफ ब्लॉक तत्व। डी, सॉरी सॉरी, हाँ देखें, देखिए बेटा, तो हम लोग जो चौथा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक ना। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोगों को इसमें पढ़ना है। यानी हम लोग हिंदी में कह सकते हैं इसे डी और, हाँ, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। लास्ट चैप्टर हम लोगों को पढ़ना होता है उपसह, ठीक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं इसे उपसह संयोजी यौगिक। उपसह संयोजी यौगिक। इतने चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं और हालांकि सब लोग जानते होंगे ये कुल 5 चैप्टर केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में हम लोगों को पढ़ने हैं। तो चलिए आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आप तो पहला चैप्टर बेटा ध्यान देना है हम लोगों को। हाँ, पहला चैप्टर, पहले चैप्टर का नाम है यहां पे, वो है विलयन। हाँ, विलयन। ये विलयन हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। और विलयन में बेटा बहुत बार हम लोगों के सामने एक शब्द आएगा, बार बार आएगा। हालांकि 11th में खूब डिटेल से आप लोग पढ़े होंगे, उम्मीद है, लेकिन हमें सबको लेकर के चलना है। तो बार बार एक शब्द बार बार आएगा जिसे हम लोग कहते हैं मोल। मोल। तो पहले लेक्चर में हम आपको मोल के बारे में बताएंगे और एकदम बेसिक चीजें,
जो कि दिमाग में बनाए रखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर जगह इसका यूज होता है। विलियन चैप्टर में तो बार बार मोल आएगा, तो इसके बारे में हल्का सा ठीक आपको आइडिया देंगे कि आखिर ये मोल है क्या। ठीक, तो चले बेटा देखें, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मोल के बारे में हम लोग जानते हैं। मोल के बारे में तो एकदम बेसिक चीज देंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप ये मोल पढ़ लेंगे तो आईआईटी और इनके सवाल सॉल्व करना है, नहीं। ठीक, आपको बस बेसिक मोल के बारे में बताएंगे जो कि कभी नहीं भूलना है और बार बार ठीक आपके सामने आएगा ये। तो देखें, ध्यान दीजिएगा, काफी बढ़िया पॉइंट है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में, मोल। ये मोल क्या है समझे आप। मोल, हाँ मोल। देखिए बेटा, मोल है क्या, मोल क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, तो एक चीज आप जानिए, जैसे कुछ बड़ी वस्तुएं हैं जिनका आकार बड़ा है तो कम संख्या रहेगी, कम, बहुत कम संख्या रहेगी। ठीक, तो उनकी क्वांटिटी मतलब उनकी मात्रा, या हम कह सकते हैं ज्यादा स्थान घेरेंगी। ठीक, और कुछ छोटी छोटी वस्तु, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। ठीक, तो कहीं भी उनको अस्तित्व में लाना है तो बड़ी संख्या में होंगे वो। ठीक, बड़ी संख्या में होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दें आप, जैसे नॉर्मल सामान्य व्यवहार में ठीक एक संख्या हम लोग बार बार सुनते हैं, वो है दर्जन। जैसे दर्जन, जैसे दर्जन है, तो यदि हमने कह दिया कि 1 दर्जन केले लाइए तो बेटा आप 12 केले लेकर आएंगे। 1 दर्जन कुर्सी लाइए तो आप क्या करेंगे, 12 कुर्सियां लाएंगे। ठीक, 1 दर्जन आम लाइए तो आप 12 आम लाकर देंगे। तो जैसे ये दर्जन है, ठीक, उसी तरीके से मोल है। हालांकि दर्जन बड़ी बड़ी वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है ये संख्या, और जबकि मोल बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है संख्या। ये भी एक सामान्य संख्या, एक सामान्य संख्या है, कौन, मोल। ठीक, जो कि परमाणु, तीन मुख्य रूप से तीन तीन केस में यूज किया जाता है। ठीक, परमाणुओं, अणुओं और आयनों, इनकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे बेटा ध्यान दें आप सभी सभी लोग, ठीक एकदम ध्यान से, जैसे हम कह लेते हैं यहां पे 1 दर्जन, हाँ 1 दर्जन, जैसे ही हम 1 दर्जन नाम लेंगे तो तुरंत 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12 संख्या। ठीक, 1 दर्जन में कितनी संख्या है, 12 संख्या है। जैसे 1 दर्जन में 12 संख्या है, उसी तरीके से ध्यान दें आप, उसी तरीके से, बस इनका यूज अलग अलग जगहों पर किया जाता है। ठीक, जैसे 1 दर्जन में 12 संख्या है बेटा, ठीक उसी तरीके से एक मोल में, एक मोल में जो संख्या होती है वो अवोगैड्रो संख्या, ध्यान देंगे, अवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो, अवोगैड्रो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखा जाता है। आप जितनी किताबें देखेंगे ठीक अलग अलग इनका नाम लिखा जाएगा हिंदी में। ठीक, एक मोल में जो संख्या होती है, जैसे 1 दर्जन में 12 संख्या होती है, उसी तरीके से एक मोल में जो संख्या ली जाती है उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अवोगैड्रो संख्या। एक मोल में अवोगैड्रो संख्या के बराबर संख्या होती है बेटा, और वो संख्या कितनी है जरा ध्यान दें, एकदम ध्यान से। ठीक, और वो संख्या हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, पिछली कई क्लासों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और वो संख्या होती है बेटा 6.023। कहीं 02 भी लिखा होता है, कहीं केवल 02 लिख दिया जाता है। तो 6.023 इंटू 10 पावर कितना हो, 23। ठीक, इतनी संख्या होती है एक मोल में। ठीक, एक मोल में इतनी संख्या होती है। अब बस अलग अलग जगहों पे इनका यूज किया जाता है, इन दोनों का अलग अलग जगह। 1 दर्जन में 12 संख्या, ठीक एक मोल में कितनी, बहुत बड़ी संख्या, बहुत, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है, एक मोल में इतनी संख्या होती है। इनका यूज अलग अलग जगहों पे किया जाता है, ध्यान देंगे आप। एक ये बड़ी वस्तुओं के लिए भैया, ये कम संख्या है ना, 1 दर्जन में 12 ही संख्या है, तो बड़ी वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। ठीक, और ये छोटे छोटे कणों के लिए इस संख्या का यूज किया जाता है। ठीक, अब बड़ी वस्तु में 1 दर्जन केला, 1 दर्जन आम, 1 दर्जन कुर्सी, इनके लिए दर्जन का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक, अब कोई कह दे, ठीक इसका इसका अगर हम कह दें कि 1 मोल आम,
होगा होगा, ऐसा नहीं है, होगा। आप कह सकते हैं, आपसे कह दिया जाए कि 1 मोल केला लेकर आइए, तो 1 मोल बेटा इतना केला लाना पड़ेगा, इतनी संख्या में, जो कि बहुत ज्यादा संख्या। 1 मोल, 1 मोल कुर्सियां लाइए तो इतनी कुर्सियां हो जाएंगी, ठीक। 1 मोल आम लाइए तो 1 मोल आम का मतलब इतने आम लाना पड़ेगा आपको, ठीक। हाँ, लेकिन बेटा ध्यान दे, इसका अजीब है, 1 मोल आम, ठीक, बड़ा मुश्किल है। तो 1 मोल जो संख्या है वो आम के लिए नहीं प्रदर्शित किया जाता है। 1 मोल संख्या केले के लिए नहीं प्रदर्शित करते, 1 मोल संख्या कुर्सी के लिए, ठीक, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है इनके लिए, ठीक। तो इनका, और देखें, हाँ, 1 दर्जन संख्या बड़ी वस्तुओं के लिए, और ये याद रखिएगा 1 मोल संख्या छोटे कणों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 मोल, 1 दर्जन संख्या हम लोग, ठीक, आम, अमरूद, ठीक, केला, कुर्सी, इनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। 1 मोल जो संख्या है, ठीक, वो भैया हो किसके लिए? अणुओं के लिए, ठीक, परमाणुओं के लिए, अणुओं के लिए और आयनों के लिए इस संख्या का प्रयोग किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक, एकदम सही, ठीक ना। ध्यान दे बेटा, हम देखें देखें मेरे कोर्स में, ध्यान दे, कोई टाइम, कोई ये नहीं है कि टाइम नहीं, समझ में आना चाहिए आपको। एकदम बेसिक चीजें आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे, बेसिक से एकदम, ठीक, ऊपर तक। तो थोड़ा सा टाइम देंगे बेटा तो एकदम मस्त और जबरदस्त समझ में आने वाला है। तो ये है 1 मोल में, ठीक, ये अवोगाद्रो संख्या की बराबर संख्या होती है, और इसका प्रयोग, इसको अब, ठीक, जैसे 1 दर्जन है उसी तरीके से 1 मोल है, ठीक। डिफरेंस है ये कि बड़ी वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ये छोटे कणों के लिए, ठीक, परमाणुओं, अणुओं, आयनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कह दे, आप सोचिए, आपके सामने कोई कह दे, ठीक, आपके सामने बेटा कोई कह दे 1 मोल परमाणु, ठीक, 1 मोल परमाणु या 1 मोल, हम यहां पे लिख देते हैं बल्कि, ठीक, 1 मोल, चलिए 1 मोल परमाणु, कोई कहते 1 मोल परमाणु, तो जानते हैं 1 मोल परमाणुओं का मतलब कितने परमाणु? 6.023 इंटू 10 पावर 23 परमाणु, ठीक, इतने परमाणु होंगे 1 मोल परमाणु का मतलब। कोई कह दे बेटा, ध्यान दें, 1 मोल अणु, समझने की कोशिश करें आप, 1 मोल अणु, 1 मोल अणु का मतलब, ध्यान दीजिएगा, 6.023 इंटू 10 पावर 23 अणु, ठीक, एकदम बेसिक से। 1 मोल आयन, एक एक बच्चे को समझ में आएगा, ठीक ना। 1 मोल आयन, जिनको आ रहा है समझ में, जो कई बार पढ़ चुके हैं बेटा, तो थोड़ा सा आप, ठीक, स्पीड में करके इसको देख लेंगे, ठीक, लेकिन देखना है पूरा आपको, ठीक, ताकि चीजें दिमाग में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए आप, ठीक, लगातार पढ़ते रहें। ध्यान दीजिएगा, 1 मोल आयन, 1 मोल आयन का मतलब 6.023 इंटू 10 पावर कितना 23 आयन, ये है। हाँ, ये चीजें हैं जिसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने बताया मोल के बारे में। अब जरा देखें आप सभी सभी बच्चे लोग, हाँ, तो ये हमने बता दिया 1 मोल, 1 मोल क्या होता है, चले। हाँ, हटा दिया, ठीक है। अब देखें बेटा 1 मोल, तो ये हमने, हाँ ठीक तो है, हाँ देखें बेटा, तो हम लोग यहां पे देखने जा रहे हैं, अब सही है। हाँ, 1 मोल का मतलब ये होता है, एकदम सही। अब हम लोग जैसे कह दिया जाए, ठीक, कुछ चीजें अब जानिए। 1 मोल का मतलब, हम उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मोल में इतनी संख्या होती है, और यह 1 मोल परमाणुओं, अणुओं और आयनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस संख्या का प्रयोग मोल का, ठीक, परमाणुओं और अणुओं और आयनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब चलिए एक चीज हम आपसे पूछते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे होता क्या है, ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार क्या है? किसी भी तत्व का परमाणु भार ग्राम में को ग्राम परमाणु भार कहते हैं। किसी भी तत्व का ग्राम में परमाणु भार को ग्राम परमाणु भार कहते हैं। जैसे, ठीक, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात एकदम ध्यान से सुने। जैसे एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन,
तो कुछ चीजें जानिए, एकदम नहीं भूलेंगे। ठीक, हम यहां पे लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। हम यहां पे लिख रहे हैं तो यहां पे हम लिखते हैं, ध्यान देंगे आप। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले परमाणु सूत्र क्या होगा इसका, और ठीक बेसिक चीजें ध्यान दें बेटा, और क्या अणु सूत्र क्या होगा, ठीक। और यहां पे इसी का ऑक्सीजन की ही बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, आप सब समझ में आ जाएगा। ठीक, इसका क्या बेटा परमाणु भार क्या होगा और क्या अणु भार क्या होगा इसका, ठीक, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसी में, ठीक ना। तो बेसिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन की ही बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणु सूत्र क्या होगा, ठीक ओ, एकदम नहीं भूलेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु सूत्र ओ। कोई पूछ दे आपसे ऑक्सीजन का परमाणु सूत्र बताइए तो फट से बताएंगे O2। अरे गलत है, ठीक, थोड़ा ध्यान से बोलिए ना, O2 होगा, नहीं भैया। ठीक, देखें तो परमाणु सूत्र O होता है, अणु सूत्र क्या होता है भैया, O2 होता है। ठीक, परमाणु भार ऑक्सीजन का फट से बताएंगे 32, नहीं हो। ठीक, क्या होता है देखिए बेटा, ठीक, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 16, अणु भार कितना होता है 32। ठीक, परमाणु क्रमांक भी देख लीजिए, ठीक ना, परमाणु क्रमांक कई तत्वों का लिख देते हैं, जरा देखें परमाणु क्रमांक किसका, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। ठीक, सब इधर उधर कंफ्यूज रहते हैं, अणु भार पूछेंगे परमाणु भार बताएंगे, परमाणु भार पूछेंगे परमाणु क्रमांक बताएंगे, सब सब सब। तो ऐसी गलती ना करें, बेसिक चीजें, केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है तो छोटी छोटी चीजें गलत करके बेइज्जती ना कराएं, ठीक ना। इसलिए ठीक ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए परमाणु सूत्र ओ, अणु सूत्र ठीक O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, अणु भार 32। ठीक, हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं या हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो परमाणु सूत्र N होता है, अणु सूत्र क्या होता है N2, परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा 7, परमाणु भार कितना होता है 14, और पर अणु भार कितना होता है 28। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको आना चाहिए, इसमें एकदम मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक ना। ठीक है, अब कोई बात कर ले, ठीक, हाँ देखें ग्राम परमाणु भार, यही इसके नीचे दोनों का बता रहे हैं हम आपको। अब घबराए ना बेटा, एकदम बेसिक, ये सब पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा आपको। तो अभी हम पूरी की पूरी चीजें समझा रहे हैं, जिसको ध्यान से सुने, और पीडीएफ से भी अभी समझाएंगे। तो ध्यान दें आप, हम लोग यहाँ पे ग्राम परमाणु भार की बात कर लें, हाँ ग्राम परमाणु भार, यह देखें परमाणु भार की ग्राम में मात्रा को ही ग्राम परमाणु भार कहते हैं। तो ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार, एक ऑक्सीजन का जो ग्राम परमाणु भार 16 है, तो क्या हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक 16 ग्राम, ठीक ना 16 ग्राम। ऑक्सीजन का ग्राम, नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु भार, नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु भार कितना 14 ग्राम। ठीक, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार, सॉरी हाँ 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 ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 होता है, हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है 2 होता है, सही है। ठीक, तो हाइड्रोजन का ग्राम अणु भार, हाइड्रोजन का सॉरी ग्राम परमाणु भार कितना होगा 1 ग्राम। सब कंफ्यूजिंग पॉइंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये हो गया, मेरी बात समझने की कोशिश करें एकदम ध्यान से। ठीक, ये चीजें हैं ग्राम परमाणु भार ग्राम में, परमाणु भार की ग्राम में मात्रा को ही ग्राम परमाणु भार कहते हैं। अगर हम बात कर लें यहां पे ग्राम अणु भार, ग्राम अणु भार, तो ग्राम अणु भार यहां लिख देते हैं, हाँ यहीं लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये सब आप समझ गए होंगे, और आपको ये सब लेने की जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट, या ठीक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हम तो नोट्स देंगे ही देंगे, ठीक ना। और आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। हाँ देखें, हाँ देखें बेटा, तो अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं, तो जैसे ऑक्सीजन, समझे आप, इनका हमने क्या बताया ग्राम परमाणु भार, इनका ग्राम परमाणु भार। अब ग्राम अणु भार की बात आ जाएगी, क्या चीज, ग्राम
ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार। ठीक, तो अणुभार की ग्राम में, अणुभार की किसमें, ग्राम में, अणुभार की ग्राम में मात्रा को ही ग्राम अणुभार कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का ग्राम अणुभार, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पहले अणुसूत्र लिख देते हैं, हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2, और ग्राम अणुभार ये दो हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर हाइड्रोजन का अणु बनता है। ठीक, तो एक परमाणु का भार 1 ग्राम, दो परमाणुओं का भार 2 ग्राम। ठीक, सॉरी 2 हो जाएगा, ग्राम नहीं, सॉरी सॉरी 2 हो जाएगा। तो इसका जो अणुभार, ग्राम अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार किसमें, ग्राम में 2 ग्राम। ठीक, ऑक्सीजन का ऊपर नीचे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ऑक्सीजन का कोई पूछ देगा कि ग्राम अणुभार कितना है तो 32 ग्राम। ठीक, एकदम सही। और यदि कोई पूछ देगा नाइट्रोजन का ग्राम अणुभार, तो नाइट्रोजन का ग्राम अणुभार कितना होगा, 28 ग्राम। हमें उम्मीद है आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो ये ग्राम अणुभार, अब हम ये क्यों बता रहे हैं, इसका मोल से क्या संबंध है, और जो कि बहुत जबरदस्त संबंध है मोल से। ठीक, क्या संबंध है, जरा ध्यान दें बेटा। तो ये चीजें हैं, ग्राम परमाणु भार, ग्राम में परमाणु भार की ग्राम में मात्रा, ग्राम परमाणु भार। ठीक, परमाणु भार, सॉरी, अणुभार की ग्राम में मात्रा, ग्राम अणुभार, जो कि आपके सामने दिख रहा है। अगर ठीक, यहां से थोड़ा सा हम लोग हटते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछ देते हैं कि ये भैया ये बताइए कि ऑक्सीजन, सुने, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होगा, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होगा, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होगा, तो आप फट से बताएंगे। ठीक, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो आप सोचेंगे अरे ऑक्सीजन की एक परमाणु का भार, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, ठीक 16 ग्राम परमाणु भार, सॉरी हाँ, परमाणु 16 होता है परमाणु भार, और ग्राम परमाणु भार 16 ग्राम। तो ग्राम परमाणु भार यानी 16 ग्राम, ये ऑक्सीजन की एक परमाणु का भार ही होगा। ऑक्सीजन की एक परमाणु का भार 16 ग्राम। वैसे ही हम पूछते हैं आपसे कि ऑक्सीजन का अणु भार या ऑक्सीजन की एक अणु का भार कितना होगा, ऑक्सीजन की एक अणु का भार, तो बहुत लोग कह देंगे ठीक, जो अणु भार है ग्राम में वही ऑक्सीजन की एक अणु का भार, यानी फट से आप बता देंगे, कितना बता देंगे, ठीक ना, आप फट से बता देंगे कितना, 32 ग्राम ऑक्सीजन, जो कि एकदम टोटल, टोटल क्या है, गलत है। ठीक, ऑक्सीजन के, हम कोई आपसे पूछ दे किसके, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार आप 16 ग्राम बता देंगे। ठीक, ऑक्सीजन के एक अणु का भार, एक, हाँ, ऑक्सीजन के एक अणु का भार आप कितना बता देंगे, 32 ग्राम, ये भी गलत है। ठीक, तो क्या होगा वास्तव में, रियल में क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो ग्राम परमाणु भार होता है वो एक परमाणु का भार नहीं होता है। जो ग्राम परमाणु भार है, किसी भी तत्व का जो ग्राम परमाणु भार है वो एक परमाणु का नहीं होगा, याद रखिएगा, किसी भी तत्व का जो ग्राम परमाणु भार है वो एक परमाणु का नहीं होता है। ठीक, वो एक मोल, भाई आप सोच के देखिए ना, ठीक, कोई कह दे कि ऑक्सीजन के एक अणु का भार 32 ग्राम होगा, अणु भार 32 है, तो इसका मतलब अणु भार 32 है, इसका मतलब एक अणु का भार 32 ग्राम होगा। सोच के देखें, एक अणु का भार 32 ग्राम, 32 ग्राम कम से कम लोहे का, ठीक, वो 50 ग्राम का देख रहे ना वो, तो उससे थोड़ा सा उसका आधा होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन का अणु उतना बड़ा है और घूम चल रहा है, चलेगा तो सिर में लग जाएगा तो फट जाएगा सिर, ऐसा होता है क्या, नहीं। ठीक, एक अणु का भार नहीं है बेटा, ठीक 32 ग्राम, ऑक्सीजन के एक अणु का भार 32 ग्राम नहीं है, ऑक्सीजन के एक मोल अणुओं का भार, एक मोल अणुओं का भार 32 ग्राम है। ठीक, ऑक्सीजन के एक मोल अणुओं का भार 32 ग्राम है, ऑक्सीजन के एक मोल परमाणुओं का भार 16 ग्राम है, यानी ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक, तो कितना बढ़िया पॉइंट सामने आ रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीजें हमने अलग से आपको बताया कि किसी भी तत्व का परमाणु सूत्र, अणु सूत्र क्या है गैसों में, उसका परमाणु क्रमांक, अणु भार और सॉरी परमाणु भार और अणु भार। ठीक, इनमें विशेष, इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बच्चे इधर का उधर, इधर का उधर बताएंगे, हम तो जितने से पूछे सब इधर उधर बताते हैं। लेकिन आज आप याद रखिएगा, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है, अणु भार 32 होता है। ठीक,
नाइट्रोजन का परमाणु, ध्यान दें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, परमाणु भार 14 और अणु भार 28। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1 और अणु भार कितना होता है? 2 होता है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक, किसी भी ध्यान दें बेटा, किसी भी तत्व के ठीक, किसी भी तत्व का परमाणु भार ग्राम में, ग्राम परमाणु भार, किसी भी तत्व का अणु भार ग्राम में, ग्राम अणु भार कहलाता है। ठीक, जो मेन पॉइंट है, ठीक, पूरे का कंक्लूजन हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए ध्यान दें बेटा सभी लोग। इसका मतलब एक चीज कितना बढ़िया सामने आ रहा है, एकदम नहीं भूलेंगे, एकदम नहीं भूलेंगे। ठीक, हम क्या लिखने वाले हैं, ये मेन है। ठीक, एक परमाणु का भार ग्राम परमाणु भार के बराबर नहीं होता है। ये नहीं कि एक परमाणु का भार, कभी नहीं। एक परमाणु का भार ग्राम परमाणु भार के बराबर होता तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 ग्राम होता। ठीक, या एक अणु का भार ग्राम अणु भार के बराबर होता तो ऑक्सीजन के एक अणु का भार 32 ग्राम होता। क्या ये सही है? नहीं, एकदम सुनने में ही अजीब लग रहा है कि एक ऑक्सीजन का एक अणु का भार 32 ग्राम। अजीब लग रहा है, गलत है, एकदम स्पष्ट गलत है। तो जब एक अणु का भार ग्राम अणु भार के बराबर नहीं होगा तो कितने अणुओं का भार ग्राम अणु भार के बराबर होगा? तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए भैया, 1 मोल अणुओं का भार ग्राम अणु भार के बराबर होता है। ठीक, तो देखें, मेरी बात ध्यान से सुने, नोट का कितना बेहतरीन पॉइंट है, एकदम 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 दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, वो क्या क्या पॉइंट है, जरा ध्यान दें आप। किसी भी तत्व के, हाँ, किसी भी तत्व के 1 मोल हाँ देखिए बेटा, किसी भी तत्व के, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस पे टाइम देंगे, बहुत बिजी नहीं होना है, पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक, कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम पूरा क्लियर करते जाएंगे, एकदम बेसिक से। तो किसी भी तत्व के 1 मोल परमाणुओं का भार, 1 मोल परमाणु, अगर कोई कह दे 1 मोल परमाणु का मतलब कितने परमाणु, 6.023 इंटू 10 पावर कितना, 23, क्या परमाणु। 1 मोल परमाणु का मतलब इतने परमाणु। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट बताने जा रहे हैं, ध्यान दिया। किसी भी तत्व के 1 मोल परमाणुओं का भार, 1 मोल, एक परमाणु नहीं। ठीक, एक परमाणु, यदि 1 मोल परमाणुओं की जगह क्या लिख दें, 1 परमाणु का भार, नहीं, ये गलत है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, किसी भी तत्व के 1 मोल परमाणुओं का मतलब इतने परमाणु। ठीक, इतने परमाणुओं का भार बेटा हो किसके बराबर होता है, ग्राम, हाँ ग्राम, ग्राम परमाणु भार, हाँ बराबर ग्राम परमाणु भार। ठीक, किसी भी तत्व के 1 मोल परमाणुओं का भार ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। नहीं, एक परमाणु का भार ग्राम परमाणु भार के बराबर कब्बो नहीं, एकदम नहीं, इस गलती से एकदम दूर रहेंगे। ठीक, किसी भी तत्व के 1 मोल परमाणुओं का भार ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। नोट का पॉइंट चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसका पॉइंट है ये, कितना बढ़िया बेहतरीन पॉइंट हम बता रहे हैं नोट का। ठीक, जैसे 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 बेटा, ठीक, हाँ जैसे, पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ देखें, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक बेटा, तो किसी भी तत्व के 1 मोल परमाणु का भार ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। जैसे जैसे, ठीक, जैसे में क्या, जैसे में समझने की कोशिश करें, जैसे में, ठीक, हम बात कर लेते हैं किसकी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 1 मोल, जैसे हाइड्रोजन के 1 मोल
हाँ, 1 मोल परमाणुओं का भार बराबर ग्राम परमाणु भार, मतलब परमाणु भार ग्राम में। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और 1 को ग्राम में क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम। ठीक, 1 ग्राम होगा। हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणुओं का भार 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम होता है। यदि कोई यहीं पे कुछ चीजें दिमाग में बैठाइए, दिमाग को थोड़ा बढ़ाइए, ध्यान दीजिएगा। यहां पे कोई कह दे कि हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणुओं का भार 1 ग्राम है, 1 मोल परमाणुओं का भार, हाँ, हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणुओं का भार 1 ग्राम है, 1 ग्राम है 1 मोल परमाणुओं का भार। ठीक, तो कभी कभी आपसे पूछ देगा हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार। ठीक, कभी कभी आपसे पूछ देगा हाइड्रोजन के, ठीक, ध्यान दे बेटा, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार क्या होगा। अगर ये नहीं बताया होते, हम आपसे पूछ दे कि हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार, तो आप फट से बताते ग्राम परमाणु भार, यानी 1 ग्राम। सरासर गलत है भैया। ठीक, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार आप यहां से देख सकते हैं बेटा। ठीक, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार कितना हो जाएगा, 1 मोल परमाणुओं का भार 1 ग्राम है। 1 मोल का मतलब इतनी संख्या, इतनी संख्या में परमाणुओं का भार, हाइड्रोजन के इतने परमाणुओं का भार 1 ग्राम है। तो 1 परमाणु का भार, ठीक, 1 में इससे क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी 1 अपान कितना, 6.023। अब कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट से मतलब है। इतना ग्राम होगा, इतना ग्राम होगा। अब इसमें आपसे 10, ठीक, अब 1 परमाणु का भार आ गया तो 10, 20, 100 कुछ भी पूछे आपसे सवाल में कि हाइड्रोजन के 20 परमाणुओं का भार, हाइड्रोजन के 2000 परमाणुओं का भार, तो आप फट से, ठीक, यहां से प्राप्त कर सकते हैं भैया। ठीक है, कितना बेहतरीन पॉइंट चल रहा है। हाइड्रोजन के 1 परमाणु का भार। अब चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ठीक, ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा भैया, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दें। हाँ, हम यहां पे बात कर लेते हैं, हाँ, ऑक्सीजन के 1 परमाणु का। ठीक, ऑक्सीजन के 1 मोल, देखें बेटा आप, ऑक्सीजन के 1, हाँ, ऑक्सीजन के 1 मोल ऐसे लिख देते हैं, ऑक्सीजन के 1 मोल, ठीक, ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणुओं का भार। ठीक, आप सब जानते हैं ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणुओं का भार ऑक्सीजन के ग्राम परमाणु भार के बराबर। ठीक, वहीं लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणुओं का भार ऑक्सीजन के ग्राम परमाणु भार के बराबर, जो कि अभी अभी बताया था हमने। ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणुओं का भार ऑक्सीजन के ग्राम परमाणु भार के बराबर होगा। और ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार ग्राम में, तो परमाणु भार 16 होता है और 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा बाबू, 16 ग्राम। ठीक, 16 ग्राम, ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणुओं का भार 16 ग्राम होगा, 16 ग्राम होगा। यदि आपसे कोई पूछ दे, समझने की कोशिश करें कि ऑक्सीजन के 1 परमाणु का भार कितना होगा, 100 परमाणु का भार कितना होगा, 2000 परमाणु का भार ऑक्सीजन के, ठीक बेटा ध्यान दें, ऑक्सीजन के 1 परमाणु का भार, यहां से हाँ, ऑक्सीजन के 1 परमाणु का भार। ठीक, ऑक्सीजन के अब बताइए 1 मोल परमाणुओं का भार का मतलब इतने परमाणुओं का भार 16 ग्राम है। ऑक्सीजन के इतने परमाणुओं का भार क्या है, 16 ग्राम है। ऑक्सीजन के इतने परमाणुओं का भार 16 ग्राम है, तो 1 परमाणु का भार डिवाइड करेगा, यानी आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 16 अपान कितना, 6.023 इंटू 10 पावर 23, इतना होगा। डिवाइड करने के बाद जो भी आ जाए। ठीक, इतना बढ़िया। 1 परमाणु का भार ऑक्सीजन के, 100 परमाणु का भार ऑक्सीजन के, 2000 परमाणु का भार, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन के 2000 परमाणु का भार 2000 से गुणा। 1 परमाणु का भार इतना ग्राम है, 1 ग्राम में होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये किस में होगा, ठीक, हम लिख देते हैं यहां पे, हाँ, 10 पावर 23, ये किस में होगा, ग्राम में होगा, इतना ग्राम होगा। तो ऑक्सीजन के 100, 20, 50 कितने परमाणुओं का भार आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
ठीक, चलिए अब हम लोग ग्राम अणुभार की बात कर लेते हैं। तो पूरी बात ग्राम परमाणु भार। कोई आपसे पूछ दे, यदि ध्यान दीजिएगा, ठीक बेटा ध्यान दें आप। यदि कोई आपसे पूछ देता है कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होगा, तो नाइट्रोजन, ध्यान दें बेटा, नाइट्रोजन के एक मोल, छोटा छोटा लिख दे रहे हैं आप क्योंकि समझ गए होंगे, नाइट्रोजन के एक मोल परमाणुओं का भार, यदि कोई पूछे नाइट्रोजन के एक मोल परमाणुओं का भार, फट से एक मोल परमाणु का भार कितना होगा, 14 ग्राम होगा। एक मोल, एक नहीं, एक परमाणु नहीं, एक मोल परमाणुओं का भार। अब कोई कहे एक परमाणु का भार 14 ग्राम, क्योंकि परमाणु भार 14 है, तो परमाणु भार 14 है, इसका मतलब 14 ग्राम होगा एक मोल एक परमाणु का। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, कितना, एक मोल परमाणुओं का भार होता है। तो नाइट्रोजन की एक मोल परमाणुओं का भार कितना होगा बेटा, 14 ग्राम होगा। तो एक परमाणु का भार कितना, ध्यान दें, एक मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार। तो एक परमाणु का भार आप क्या कर सकते हैं, 14 अपान कितना, 6.023 इंटू कितना हो, 10⁻23, ये ग्राम होगा। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, एकदम मस्त, बेहतरीन। अब चले भैया जरा, ठीक, ध्यान दें अगले टॉपिक पे। ठीक, ग्राम परमाणु भार हमने बता दिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, ग्राम अणु भार। ठीक, अब तक ग्राम परमाणु भार, अब फटाफट, अब तो एकदम आसान हो गया होगा आपके लिए। ठीक, अब आप एकदम फटाफट समझेंगे। ठीक, आप एकदम तुरंत तुरंत समझेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार, ठीक, ग्राम अणुभार का मतलब एक अणु का भार, सर एक मोल अणुओं का भार। ग्राम अणुभार का मतलब एक मोल अणुओं का भार। कोई भी तत्व हो, उसके एक मोल अणुओं का भार उसके ग्राम अणु भार के बराबर होता है। एक मोल अणुओं का भार, एक अणु का भार ग्राम अणु भार नहीं, एकदम नहीं, एक मोल अणुओं का भार, समझ रहे हैं, एक मोल अणुओं का जो भार होता है वो ग्राम अणु भार के बराबर होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन O2 के एक मोल, जैसे O2 के एक मोल, हाँ O2 के एक मोल अणुओं का भार बराबर O2 के यानी ऑक्सीजन के ग्राम अणुभार के बराबर। ऑक्सीजन का ग्राम अणुभार, अणुभार 32, 32 को ग्राम में लिख देंगे, ग्राम अणुभार यानी कितना ग्राम, 32 ग्राम। ये नहीं कि एक अणु का, नहीं नहीं, एक मोल अणु का भार। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 32 ग्राम होगा। तो एक ऑक्सीजन के एक अणु का भार O2 के, ध्यान दें बेटा, O2 के एक, अब हमें उम्मीद है कि आप पकड़ रहे होंगे एकदम फटाफट। O2 के एक अणु का भार 32, देखें एक मोल अणुओं का भार, एक मोल का मतलब कितनी संख्या, 0.6.023 इंटू 10 पावर कितनी संख्या, 23। इतना, एक मोल का मतलब इतने अणुओं का भार 32 ग्राम। तो एक अणु का भार, ठीक, इतने से हम लोग 32 में क्या कर देंगे, डिवाइड, 32 अपान 6.023 इंटू 10 पावर कितना हो, 23। एक अणु का भार, यदि कोई कह दे ऑक्सीजन के 20 अणुओं का भार कितना होगा, ठीक, तो एक अणु का भार इतना है, तो 20 अणुओं का भार, ठीक, इसमें हम लोग इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से। ठीक, ऑक्सीजन के 100 अणुओं का भार, ठीक, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 100 से। ऑक्सीजन के 2000 अणुओं का भार, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक अणु के भार में। समझ पा रहे हैं बेटा, अरे एकदम आना चाहिए हो, ठीक, आएगा काहे नहीं, ध्यान से, एकदम ध्यान से ये चीजें हुई। जैसे कुछ सवाल, कुछ छोटे छोटे सवाल हम लोग देखेंगे यहां पे, जरा ध्यान दें आप। ठीक, सवाल कह रहा है, पहला एग्जांपल है, अच्छा ठीक, एक जनरल यहां से, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया। अगर आप जानना चाह रहे हैं मोलों की संख्या, मोलों की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाए, कितने मोल होंगे, तो बहुत दिनों से आप पढ़ते रहे होंगे, ठीक ना, क्या नहीं जानते हैं तो आज से जानिए। सॉरी, ठीक, हाँ बेटा देखें, ध्यान दीजिएगा,
नहीं जानते हैं तो ऐसे जाने आप, ठीक। यानी भार, किसी भी तत्व का भार अपान क्या, अणुभार। भार में उसके अणुभार से आप भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, मोलों की संख्या। ठीक, भार में अणुभार से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, मोलों की संख्या मिलती है। ठीक, दूसरे तरीके से आप समझे, जैसे हमने एक सवाल दे दिया, यहां पे कह दिया 64 ग्राम ऑक्सीजन, एकदम आसान, ठीक समझने के लिए। 64 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या, 64 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या, 64 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या, 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं 64, ऐसे तो जनरली, ठीक, मोलों की संख्या बराबर भार बटा में अणुभार, 64 अपान क्या 32, कितना हो जाएगा, कितने मोल, 2 मोल। ठीक, 2 मोल एकदम स्पष्ट है, 2 मोल होंगे ऑक्सीजन की। ऐसे भी कह सकते हैं, आप सोचे ना भैया कि 1 मोल अणुओं का भार, ठीक, ग्राम अणुभार के बराबर, यानी कितना ग्राम, 32 ग्राम। तो ऐसे कह सकते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, फार्मूला याद है, ठीक है, नहीं भी याद है तो दिमाग में जब बैठे रहेगा तो फट से सवाल लगा देंगे। आपको हमने बताया है, ठीक, कि हम किसी भी तत्व का जो ग्राम अणुभार होता है वो 1 मोल अणुओं का भार है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक, ऑक्सीजन का जो 32 ग्राम, ठीक, भार होगा कितने, 1 मोल अणुओं का, चूंकि, ठीक ना, इसलिए, ठीक, 1 ग्राम भार होगा 1/32 मोल अणुओं का, इसलिए कितना बेटा, ध्यान दें, इसलिए कितना 64 ग्राम भार होगा। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, 64 से गुणा कर देंगे, 1 इंटू 64 अपान 32, डिवाइड करेंगे कितना, 2 मोल। ठीक, 2 मोल होगा। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा तेज बता रहा है क्योंकि आसान चीजें हैं। ठीक, क्योंकि मोल जानना जरूरी है। ठीक, इस चैप्टर में बार बार आपके सामने मोल आएगा, कोई टीचर नहीं पढ़ाता है क्योंकि सब लोग 11th में ही मोल कॉन्सेप्ट को, लेकिन हम यहाँ पे, ठीक, आपको 11th की चीजें जो यूज होंगी भैया उसको हम बताएंगे। अगर आप जानते हैं, ठीक, तो स्पीड में करके आगे बढ़ जाइए, और नहीं जानते हैं तो इसको खूब ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स भी हम आपको देंगे। ठीक, तो चले बेटा, ये चीज हमने बताया, ये हो गया सवाल। और भी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक ना, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ध्यान दें आप। अगला सवाल जो कि पूरे नोट्स में है आपके, ठीक ना, हम अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, ठीक, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, ठीक, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। मोलों की संख्या ज्ञात करने की में किसमें ज्ञात करनी है वो देखें। पहला पॉइंट हमसे कह दिया, 14 ग्राम नाइट्रोजन के अणुओं में, यानी नाइट्रोजन के अणु कितना है, 14 ग्राम है। ठीक, जनरली अगर नाइट्रोजन में भी लिख देता तो आप अणु ही मान के चलते, क्योंकि, ठीक, स्वतंत्र रूप से अणु ही होते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट हम लोगों से क्या, दूसरा सवाल में हमसे क्या कह दिया, ठीक, 64 ग्राम सल्फर के अणुओं में। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट हमसे कह दिया, ध्यान दीजिएगा, तीसरा हमसे कह दिया, ठीक, तीसरा हमसे कह दिया बेटा 18 ग्राम हाइड्रोजन के ठीक, बल्कि इसको ऑक्सीजन हम बना देते हैं, ऑक्सीजन के अणुओं में, जो कि अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक, हाँ देखें, ऑक्सीजन के अणुओं में, तो इस तरीके से, बल्कि इसको हम
हम लिख देते हैं 4, ठीक ना। 4 ग्राम O2 के अणुओं में। तो ये एकदम आसान, बस समझाने के लिए हम यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक ना। देखिए बेटा, तो बहुत आसान, 14 ग्राम नाइट्रोजन के अणुओं में फट से फार्मूला, ठीक, एकदम याद रखिएगा। मोलों की संख्या, ये फार्मूला आया कहां, अभी अभी हमने बताया हुआ है, ठीक। मोलों की, हाँ, मोलों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, भार अपान क्या, अणुभार। मेन अणुओं के रूप में ही लिया जाता है, जब तक कि कुछ लिखे ना, परमाणु लिखे तब परमाणु वाला यूज करेंगे, ठीक ना। तो देखें, मोलों की संख्या, भार कितना है 14 ग्राम, और इसका अणुभार कितना होता है, आपको आना चाहिए 28, ही नहीं कि 14 परमाणु भार बता चुके हैं हम, ठीक। तो 28, तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी कितने मोल, 0.5 मोल होंगे। किसके 0.5 मोल होंगे, नाइट्रोजन के। कितने ग्राम में, 14 ग्राम में आधा मोल होंगे नाइट्रोजन के। 4 ग्राम में देखें ऑक्सीजन के। मोलों की संख्या बराबर भार बटा में अणुभार, भार कितना है 4, और ऑक्सीजन का अणुभार कितना है बेटा 32, डिवाइड कर देंगे कितना 1/8, ठीक ना। 1/8 आप डिवाइड करेंगे इसमें, तो 0.125 मोल होना चाहिए। ये इस तरीके से 18 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं में, तो यहां भी भार कितना 18 ग्राम, अणुभार कितना होता है 2, डिवाइड करेंगे कितने मोल 9 मोल, ठीक। कितना आसान, ठीक ना। इस तरीके से ये अणुभार, ठीक, अणुभार, ग्राम परमाणु भार, मोल, ये सारी चीजें, ठीक, हमने बता दिया। और इनमें संबंध क्या होता है, ये चीजें भी हमने आपको खूब बढ़िया से समझाया, ठीक बेटा। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आयतन वाले में बात कर लेते हैं, आयतन वाले में, ठीक। आयतन में बात करेंगे तो वॉल्यूम में एक नोट का पॉइंट है, उसी को बताते हुए फटाफट क्लियर कर देते हैं। जैसे एकदम याद रखिएगा, नोट का अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एकदम याद रखिएगा। करायन टीपी, या भैया वो ध्यान दीजिएगा, यस टीपी, एनटीपी या यस टीपी पर, एनटीपी या यस टीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ध्यान दें आप, ठीक। टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना होता है एक वायुमंडलीय दाब होता है, ध्यान दीजिएगा 273 केल्विन, 273 केल्विन, ठीक। या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर होता है, एकदम याद रखिएगा। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर एक वायुमंडल, नॉर्मल प्रेशर कितना, एक वायुमंडल, 1 वायुमंडल, और 1 वायुमंडल बराबर कितना हो सकता है जानते हैं 1.01, लगभग 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये सब दाब के मात्रक हैं, ठीक। वायुमंडल भी और क्या पास्कल, इतना पास्कल। पास्कल को ही क्या कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। एकदम आसान, ये आप जानते ही हैं। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्या क्षेत्रफल, F/A। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक क्या मीटर स्क्वायर, 11th में या पिछली कक्षा में बहुत पढ़े होंगे। और इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल, ठीक। और कितना पास्कल, जैसा कि आप देख रहे हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल बराबर क्या होता है एक वायुमंडल। और एक वायुमंडल को ही हम लोग नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर आपके सामने है, मतलब इतना दाब, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, और ठीक एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर, और एक वायुमंडलीय दाब का मतलब कितना 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। कभी नहीं भूलेंगे नॉर्मल टेम्परेचर, इसी को स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भी कहते हैं, एसटीपी। तो कहीं एनटीपी या एसटीपी आए, बार बार आपकी केमिस्ट्री में आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, ठीक। तो एनटीपी और एसटीपी, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दोनों लगभग सेम ही होते हैं, ठीक। कहते किसे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन ताप, और एक वायुमंडलीय यानी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब है एनटीपी एसटीपी, ठीक। चलिए, तो हम लोग
हाँ देखिए बेटा, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ मिटा रहे हैं, ठीक 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 एकदम से। अब देखिए चलिए, एनटीपी या एसटीपी पर कितना बेहतरीन पॉइंट बताने वाले, एकदम जबरदस्त पॉइंट, ठीक याद रखिएगा। एनटीपी या एसटीपी पर, ठीक, एक मोल, एक मोल किसी गैस, लिख देते हैं यहां, किसी गैस की, हाँ, एनटीपी या एसटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन, ऐसे ही कहेगा एक मोल का आयतन, तो हमेशा एक मोल का आयतन का मतलब अणुओं का, एक मोल अणुओं का ही लेके चलते हैं गैस में, ठीक, याद रखिएगा। एनटीपी या एसटीपी पर एक मोल, ठीक, किसी गैस के एक मोल, सॉरी, हाँ देखिए, एक मोल का आयतन, हाँ देखिए बेटा, एक मोल का जो आयतन होता है, एनटीपी या एसटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन, याद रखेंगे कितना, 22 दशमलव, अगर आप जान रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, 22.4 लीटर होता है, ठीक। एक मोल गैस का आयतन, किसी भी गैस का, एनटीपी या एसटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर, ठीक, या इसी को हम लोग मिलीलीटर में 22,000 कितना, 400, ठीक, मिलीलीटर, ठीक ना, 22,400 मिलीलीटर होता है एक मोल, किसी भी गैस, कोई भी गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, किसी भी गैस के एक मोल का आयतन, ठीक, कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, ठीक, 22.4 लीटर, ठीक, एक मोल, ठीक, इतना। अब जरा देखें बेटा, अगर मोलों की संख्या आपसे पूछ दे, मोलों की संख्या, ठीक, तो मोलों की संख्या यहां से कितना आ जाएगा, जरा देखें, अब दिमाग लगाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मोलों की संख्या का मतलब आयतन ले लेंगे उस गैस का, अभी छोटे छोटे कुछ सवाल बताते हैं अभी आपको, आयतन, उस गैस का आयतन अपान क्या, 22, आयतन भी किस में लेना होगा आपको, लीटर में, ठीक, तो 22.4, अगर आयतन मिलीलीटर में लेंगे तो 22,400 से डिवाइड करना होगा। अब जैसे कोई छोटा सा सवाल है, ठीक, एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल भैया हो, कोई कह दे यहां पे, ठीक, कोई छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, यदि कोई कह दे यहां पे आपसे, क्या कह दे कि, समझे आप, हमसे कह दे कि ऑक्सीजन के, एनटीपी पर, हाँ, कोई हमसे कह दे क्या, किस पर, एनटीपी, ऐसे लिखेगा, एकदम लिखेगा, एनटीपी पर 11.2 लीटर, ठीक, H2, 11.2 लीटर H2 यानी हाइड्रोजन, गैस में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक, कितने मोल होंगे, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितना आसान हो गया, फार्मूला रख देंगे, आयतन अपान, ठीक, कितना, 22.4, आयतन कितना, 11.2 लिया आपने, इसमें किससे डिवाइड करना है, 22.4 से, तो कितना आ जाएगा, 1/1/2 मोल, ठीक, 1/2 मोल होंगे, हाफ मोल, ठीक। इस तरीके से आप ध्यान दें बेटा, इस तरीके से और भी बढ़िया चीजें, जैसे आपसे कह दिया एक मोल, एक मोल में कितनी संख्या, एक मोल संख्या का आयतन, आयतन बेटा 22.4, यानी कितने अणु, अणुओं के रूप में दे दे तब भी, ठीक, आपको ग्राम, ग्राम में दे दे तब भी आपको ये चीजें याद रहेंगी ना, तो फटाफट रिलेशन आप बना पाएंगे, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, मोलों की संख्या मतलब कितने अणु, 6.023 इंटू कितना, 10.23, और कौन सी, ठीक, कोई भी गैस है तो इतने अणु,
इतने अणु, एक मोलों की संख्या। ठीक, तो ध्यान दें, सॉरी हमने यहाँ कहां लिख दिया, हम यहां लिख देते हैं, ध्यान देना है आपको। हाँ, यहाँ एक मोल, बेटा एक मोल का मतलब कितना, 6.023 इंटू 10 पावर कितना, 23 अणु। हाँ, इसका मतलब याद रखिएगा, एनटीपी या एसटीपी पर कितने अणुओं का, इतने अणुओं का 6.023 इंटू 10 पावर 23 अणुओं का आयतन 22.4 लीटर होगा। ठीक, हाँ, तो एक छोटा सा टेबल हम आपको बना देते हैं यहाँ पे, मुझे बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं, ठीक, जिसको काफी जबरदस्त हम पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दें आप, हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दें आप, हम लोग यहां पे कर सकते हैं, एक मोल कह लें, एक मोल किस पर, एनटीपी पर, एनटीपी या एसटीपी पर एक मोल कहिए। ठीक, या एक मोल का भार क्या कर सकते हैं, ग्राम परमाणु भार, या हम ऐसे कह सकते संख्या के रूप में लिखना चाहेंगे आप। हाँ, तो हम क्या लिख पाएंगे संख्या के रूप में, एक मोल का मतलब कितने अणु, 6.023 इंटू 10 पावर 23। ठीक, इतने क्या अणु, इसका भार कितना हो जाएगा, ग्राम अणु भार, ग्राम अणु भार। ठीक, का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। ठीक, 22.4 लीटर, इतना। एक मोल, कोई भी गैस ले लें, एक मोल, कोई भी तत्व ले लें, उसके एक मोल का आयतन कितना होगा, 22। एक मोल का मतलब इतनी संख्या, इतने अणुओं का आयतन, और अणु मतलब ग्राम अणु भार में लेंगे तो ग्राम अणु भार का आयतन इतना होगा, 22.4 लीटर। कितना बढ़िया सवाल यहां पे बनेंगे, एकदम याद रखिएगा। जैसे, ठीक, जैसे जैसे बेटा ध्यान देंगे आप, जैसे हमने ले लिया किसके लिए, O2 के लिए, O2 के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए। ठीक, तो ऑक्सीजन के गैस के लिए कितने, एक मोल का मतलब कितना, 6.023 इंटू 10 पावर 23 अणु ऑक्सीजन की। ठीक, इतने अणु रहेंगे, और ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार का मतलब क्या, 32 ग्राम, एनटीपी पर बात चल रही है, और इसका आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, मतलब ऑक्सीजन के इतने अणु ले लें आप एनटीपी पर, किस पर बात चल रही है, एनटीपी पर या एसटीपी पर। कितना बढ़िया पॉइंट, ऑक्सीजन के इतने अणु ले लें या 32 ग्राम ले लें, इसका आयतन कितना होगा, ठीक, कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। ठीक, ये होगा। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान दें, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के भी एक मोल, एक मोल का मतलब 6.023। ठीक, एक मोल यहां पे लिख ही देते हैं, एक मोल। ठीक, इसका भी एक मोल ले लें एनटीपी पर, एक मोल का मतलब इतने अणु, इतने अणुओं का। ठीक, भार चेंज हो जाएगा, भार में कितना ग्राम, 28 ग्राम 28 ग्राम क्या ले लेंगे आप, नाइट्रोजन, तो उसमें कितना उसका आयतन होगा, 22.4 लीटर होगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कितना बढ़िया पॉइंट बता रहे हैं। एक मोल ले लिया आपने, एक मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 पावर 23, 10 पावर 23 अणु। ठीक, लेंगे इतने अणु, और ग्राम अणु भार कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। ठीक, 2 ग्राम भैया, और ठीक, इसका आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें, आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक ना। हालांकि मेरा नोट्स आपको देंगे, लेकिन उससे ज्यादा एक्स्ट्रा हम आपको ये चीजें बता रहे हैं। ठीक, आप अलग से अगर चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं, कितना बढ़िया पॉइंट, खुद से भी नोट आप बना सकते हैं, कितना जबरदस्त चीजें हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब एनटीपी पर ध्यान दें, ऑक्सीजन 32 ग्राम ले लें, इसका भी आयतन 22.4 लीटर होगा। नाइट्रोजन के 28 ग्राम का आयतन, और हाइड्रोजन के देखिए 2 ही ग्राम का आयतन 22.4 लीटर होगा। ठीक, 2 ही ग्राम ऑक्सीजन ले लेंगे तो आयतन कितना होगा एनटीपी पर, 22.4 लीटर होगा। तो ये चीजें हैं। ठीक, आप, हमें उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगा। ठीक, और हम अभी तुरंत इसको नोट्स के माध्यम से 5 से 7 मिनट में आपको, ठीक, तुरंत हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, हाँ देखिए बेटा, तो हम लोग यहाँ पे जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है,
उसको पीडीएफ के द्वारा हम आपको समझा देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो कुल हम लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर में कुल कितने चैप्टर भैया? कुल 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, पहला चैप्टर विलेन, जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, स्टार्ट कर चुके हैं, उसको पूरा हमने ठीक एक लेक्चर पढ़ाया हुआ है उसमें। ठीक, वो लेक्चर चल रहा है, अब ध्यान देंगे। दूसरा चैप्टर वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स है। चौथा चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। पांचवा आप देख रहे हैं उप सहसंयोजक होगी यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ये 5 चैप्टर हम लोगों को केवल पढ़ने हैं फर्स्ट पेपर में। पहले चैप्टर में विलेन में ध्यान दें, आप समझिए बेटा, ध्यान दें आप। विलेन में सबसे पहले हम लोग मोल स्टार्ट कर चुके हैं। मोल के बारे में हमने बताया, बार बार इस चैप्टर में मोल आता है, तो पहले ही मोल हम लोगों को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मोल क्या है? मोल एक संख्या है। ठीक, मोल क्या है भैया? मोल एक संख्या है। ठीक, और कितनी संख्या इसमें आ जाती है? 6.023 इंटू 10 पावर 23, 6.023 गुणे 10 पर 23 घात ठीक संख्या होती है। जैसे एक दर्जन में, ध्यान दें, जैसे एक दर्जन में 12 संख्या है बड़ी बड़ी वस्तुओं के लिए। ठीक, हम लोग एक दर्जन का प्रयोग करते हैं और उसमें कितनी संख्या आती है? 12 संख्या आती है, 12। ठीक, उसी तरीके से छोटे अणु परमाणु आयन इनके लिए जो संख्या यूज की जाती है वो अवोगैड्रो संख्या है, और उसकी संख्या ठीक कितनी होती है? अवोगैड्रो संख्या है, और इसी को क्या नाम दे दिया गया है? एक मोल। इतनी बड़ी संख्या को एक मोल नाम दिया गया है। तो एक मोल संख्या ठीक केवल और केवल परमाणुओं, अणुओं और आयनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एकदम याद रखिएगा आप। ठीक, जैसे हमने यहां पे लिख दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मोल अणु में 6.023 इंटू 10 पावर 23 अणु। एक मोल परमाणु भैया, एक मोल परमाणु में 6.023 इंटू 10 पावर 23 परमाणु। एक मोल आयन में 6.023 इंटू 10 पावर 23 आयन है। ठीक है, एकदम सही। ठीक, सामान्य रूप से मोलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग खूब बढ़िया जानते हैं मोलों की संख्या बराबर भार बटा में अणुभार होता है। किसी भी तत्व के मोलों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे? जितना उसका भार लिया है उसमें उसके अणुभार से हम डिवाइड कर देंगे तो मोलों की संख्या आएगी। ये मोल का मतलब ठीक ये एक संख्या है जिसको मोल नाम दिया गया है। वो कितनी संख्या है? अवोगैड्रो संख्या 6.023 इंटू 10 पावर 23 है। चले ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग यहां पे देखते हैं किसी भी तत्व के एक मोल, यहां पे नोट का पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, देखें बेटा। ठीक, हाँ, नोट का पॉइंट क्या है? कह रहा है कि किसी भी तत्व के एक मोल मतलब इतने अणुओं का जो भार होता है उस तत्व के ग्राम अणुभार के बराबर होता है। अभी बताया हमने, खूब बढ़िया से बताया आपको। ठीक, किसी भी तत्व के एक मोल का भार, एक मोल अणुओं का भार यानी इतने अणुओं का भार ग्राम अणुभार के बराबर होता है। ठीक, तथा तत्व के एक मोल परमाणुओं का भार उस तत्व के ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक, अब ये ग्राम अणुभार और ग्राम परमाणु भार क्या होते हैं उसको डिटेल कर रहे हैं, ध्यान दे भैया। सबसे पहले ग्राम अणुभार। ठीक, ये ग्राम अणुभार क्या होता है जरा ध्यान दें। ग्राम अणुभार तो किसी भी तत्व का ग्राम में अणुभार ग्राम अणुभार होता है। कोई भी तत्व भैया उसका भार, उसका अणुभार किसमें? ग्राम में। जितना अणुभार है उसके बाद ग्राम लगा दीजिए। ठीक, तो उसका ग्राम अणुभार तैयार हो जाता है। ठीक, जैसे ऑक्सीजन का ग्राम अणुभार, ऑक्सीजन का अणुभार 32 है तो 32 ग्राम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का ग्राम अणुभार। ठीक, नाइट्रोजन का अणुभार ठीक कितना है? 28 है तो ग्राम अणुभार कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। हाइड्रोजन का अणुभार 2 है तो हाइड्रोजन का ग्राम अणुभार कितना हो जाएगा? 2 ग्राम होगा। ठीक, जैसे यहां पे देखें ग्राम अणुभार में कुछ एग्जांपल हमें यहां बता रहा है, जैसा देखें बेटा ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ देखें, ये जो किसी भी तत्व का जो ग्राम अणुभार क्या होता है, अणुभार ग्राम में क्या कहलाता है? ग्राम अणुभार। ठीक, जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का इनका अणुसूत्र, हाइड्रोजन का H2, नाइट्रोजन का N2 और ऑक्सीजन का O2 है। अब इनका अणुभार कितना हो जाएगा?
तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के दो परमाणु, परमाणु भार एक होता है, मिलकर अणु बना रहे हैं H2, तो 1 + 1 दो अणु भार हो जाएगा। नाइट्रोजन का 14 होता है परमाणु भार, और यहाँ N2 यानी दो परमाणु मिलकर अणु बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन का अणु भार 28 हो जाएगा। ऑक्सीजन O2 और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर अणु बना रहे हैं, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा 32, यानी यहाँ पे देखें, अब ये तो अणु भार हो गया। अब ग्राम अणु भार, तो अणु भार के पीछे आप क्या लगा दीजिए, ग्राम लगा दीजिए, ग्राम अणु भार तैयार हो गया। ठीक, अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा आगे। हाँ देखें आप, हाँ अब ग्राम परमाणु भार और ग्राम अणु भार, ग्राम अणु भार हमने देख लिया। अब ग्राम परमाणु भार देखिए एकदम वैसे ही, बहुत आसान। किसी भी तत्व का परमाणु भार ग्राम में ग्राम परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार ग्राम में, जैसे यहाँ तत्व है H, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनका परमाणु सूत्र हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का HNO ही है। ठीक, परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14, ठीक, ऑक्सीजन का 16। ग्राम परमाणु भार, आप इसके पीछे ग्राम लगा दीजिए, तो हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार 1 ग्राम, नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु भार 14 ग्राम, और ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार 16 ग्राम होगा। ठीक, एकदम मस्त। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं नोट्स के, जिनको देखें। जैसे हाइड्रोजन के 1 मोल अणुओं का भार 2 ग्राम, आप देख रहे हैं 1 मोल अणुओं का भार जो है ग्राम अणु भार के बराबर, यानी 2 ग्राम। नाइट्रोजन के 1 मोल अणुओं, 1 मोल का मतलब समझ रहे हैं ना, कितनी संख्या। ठीक, 1 मोल का मतलब कितनी संख्या, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 1 मोल, 1 मोल अणुओं का भार, 1 मोल का मतलब कितनी संख्या, 6.023 इंटू कितना 10 पावर 23, बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। इतने अणुओं का भार भैया 2 ग्राम होगा हाइड्रोजन के। ठीक, उसी तरीके से नाइट्रोजन के 1 मोल मतलब इतने अणुओं का, उसी तरीके से ऑक्सीजन के 1 मोल, नाइट्रोजन के 1 मोल अणुओं का भार 28 ग्राम। ठीक, ऑक्सीजन के 1 मोल अणुओं का भार कितना होगा 32 ग्राम, यानी 1 मोल अणु का मतलब 6.023 इंटू 10 पावर 23 अणु। ठीक, चले ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखिए बेटा, ध्यान दें आप सभी, हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणुओं का परमाणु भार ग्राम पर, ठीक, हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणुओं का भार 1 ग्राम। ठीक, नाइट्रोजन के 1 मोल परमाणुओं का भार ग्राम परमाणु भार यानी 14 ग्राम। ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणुओं का भार 16 ग्राम। 1 मोल परमाणु का मतलब कितना, इतने परमाणु। ठीक, कितना बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, बेहतरीन। ध्यान दें बेटा, इस तरीके से एग्जांपल देखें आप। ऑक्सीजन, ये जो मोल है ना, हर जगह यूज होने वाला है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी आपको बार बार आएगा, इसलिए हमने सोचा कि ठीक, विलेन में बहुत ज्यादा आता है मोल, तो विलेन को पढ़ाने से पहले मोल ही पढ़ा दिया जाए। ठीक, ध्यान दें आप, ऑक्सीजन के 64 ग्राम में ऑक्सीजन अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑक्सीजन के कितने ग्राम में, 64 ग्राम में। ऑक्सीजन के 64 ग्राम में ऑक्सीजन अणुओं के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे तो जनरल फार्मूला लगा देंगे फट से, मोलों की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, एन इज इक्वल टू क्या होता है भैया, भार अपान क्या चीज, अणुभार। कितना आसान, लेकिन हम समझा दिए इसको, उसके आधार पे भी सवाल हम लगा देंगे फट से। तो भार कितना है, 64 ग्राम। ठीक, 64 है, और अणुभार ऑक्सीजन का ये पता होना चाहिए, नहीं कि 16 लिख दीजिए, 32 ग्राम 32 ग्राम होता है ग्राम अणुभार। तो 32 से 64 में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 2 मोल। ठीक बेटा, तो ये इस तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा ये भी तरीका आपके सामने देखें, क्योंकि 32 ग्राम भार, ये ग्राम अणुभार है, 1 मोल O2 अणु है कि नहीं। 32 ग्राम भार जो होगा वो 1 मोल O2 अणुओं का होगा। 1 मोल ऑक्सीजन के अणुओं का भार 32 ग्राम ग्राम अणु भार के बराबर होगा। लगातार कब से चिल्ला रहे हैं, 1 मोल। ठीक, यानी 32 ग्राम भार है 1 मोल का ऑक्सीजन के अणुओं का, इसलिए 1 ग्राम भार होगा 1/32 मोल ऑक्सीजन अणुओं का, इसलिए 64 ग्राम भार होगा भैया। ठीक, 64 ग्राम भार, तो 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 दूना 64, यानी कितने मोल, 2 मोल ऑक्सीजन अणुओं का होगा। भार कितना हो जाएगा, 64 ग्राम। कितना आसान। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल, अगला एग्जाम्पल जरा देखें, इसको क्या कह रहा है। ठीक, अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि निम्न भार में परमाणुओं के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न भार कौन कौन है, 28 ग्राम नाइट्रोजन परमाणुओं में, ठीक सॉरी, ठीक, नाइट्रोजन, ध्यान दें, 28 ग्राम नाइट्रोजन परमाणुओं में मोल की संख्या ज्ञात करना है। 28 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु, तो आप जानते हैं 1 मोल, या हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दें आप। ठीक, अब यहां मोलों की संख्या, अगली परमाणु भार, परमाणुओं की जब बात आ जाए तब मोलों की संख्या याद रखेंगे, भार अपान क्या, ग्राम परमाणु भार। ठीक ना, भार बटा में ग्राम परमाणु भार। ठीक, या परमाणु भार कह सकते हैं, ग्राम परमाणु भार।
ठीक, अब भार कितना दिया हुआ है यहाँ पे 28 ग्राम, और ग्राम परमाणु भार कितना होता है 14, तो कितने मोल परमाणु हो जाएंगे, 2 मोल परमाणु होंगे। कितना बढ़िया सवाल, कितना आसान। उसी तरीके से 32 ग्राम यस परमाणुओं में, ठीक, तो यहां पर भी यन बराबर क्या कर पाएंगे हम लोग, 32, ठीक, भार कितना दिया 32, और ठीक इसका परमाणु भार भी 32 ग्राम ही होता है सल्फर का, तो कितने मोल हो जाएंगे, 1 मोल। उसी तरीके से इसको भी देख लीजिए कितना, 14 ग्राम हाइड्रोजन परमाणुओं में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या, भार बटा में क्या, परमाणु भार, आप जान ही रहे अभी बताया हमने। तो भार कितना दिया है 14 अपान, ठीक, ग्राम परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का, ठीक 1 होता है, तो भाग देंगे कितने मोल, 14 मोल हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। ठीक, 14 ग्राम में 14 मोल हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। ठीक, आगे हम लगाए हुए भी है, तो यहाँ फट से बता दिया। और जो लास्ट पेज है इसका वो नीचे है, तो इसको स्क्रॉल करके हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम लास्ट में चला गया है वो, इसको सेट करना है अभी। हाँ देखें, ध्यान दीजिएगा आप, वही चीज हमने लगाया हुआ है, वही सवाल जो अभी बताया उसको दूसरे तरीके से भी यहाँ पे लगाया गया। देखें, ग्राम परमाणु भार बराबर 1 मोल परमाणुओं की संख्या, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, नाइट्रोजन परमाणुओं का ग्राम परमाणु भार कितना होता है, 14 ग्राम होता है नाइट्रोजन परमाणुओं का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 14 ग्राम भार है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का, जैसा कि अभी बता रहे हैं, परमाणुओं की बात आ जाएगी तो ग्राम परमाणु भार के बराबर, 1 मोल का भार ग्राम परमाणु भार के बराबर। तो 14 ग्राम भार है 1 मोल, तो 1 ग्राम भार होगा 1 बटा में 14, इसलिए 28 ग्राम भार होगा 1 बटा 14 गुणे 28, 14, यानी 2 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का जो भार होगा वो कितना होगा, 28 ग्राम होगा, 2 मोल। ठीक, ध्यान दे बेटा। अगला, जो यस परमाणुओं का ग्राम परमाणु भार 32 ग्राम है, ठीक, तो इसका आप जानते हैं, चूंकि 32 ग्राम भार है 1 मोल सल्फर परमाणुओं का, इसलिए 1 ग्राम भार होगा 1 बटा में 32 मोल सल्फर, इसलिए 32 ग्राम भार होगा 1 बटा में 32 गुणे 32, 32 1, यानी 1 मोल सल्फर परमाणु होंगे तो उनका भार कितना होगा, 32 ग्राम होगा। ठीक, एकदम सही, 1 मोल। हाइड्रोजन परमाणुओं का ग्राम परमाणु भार कितना होता है, 1 ग्राम होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक, चूंकि 1 ग्राम भार 1 मोल हाइड्रोजन परमाणुओं का भार है, इसलिए 14 ग्राम भार 14 मोल हाइड्रोजन का परमाणुओं का भार होगा। ठीक, आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, एकदम आसान। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक कितना बेहतरीन पॉइंट है, जरा इसको देखें आप सभी लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम याद रखिएगा, इतना इतना एकदम याद रखेंगे आप। ठीक, क्या कह रहा है, देखिए, एनटीपी की बात कर लें या एसटीपी की बात कर लें आप, ठीक, एनटीपी या एसटीपी, जरा देखें, एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमने अभी अभी समझाया हुआ, बताया हुआ, फिर बता दे रहे हैं, आप पीडीएफ से देखें आप। तो एनटीपी या एसटीपी पर 1 मोल का मतलब इतने अणु, ठीक, इतने अणु, 1 मोल किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है। कोई भी गैस ले लें, ठीक, एनटीपी या एसटीपी पर उस गैस की 1 मोल, यदि 1 मोल गैस ले रहे हैं तो एनटीपी या एसटीपी पर वो गैस का जो आयतन कितना जगह घेरेगी, 22.4 लीटर या 22,400, 1 मोल। मेरी बात खूब ध्यान से दिमाग में बैठा लें, कोई गैस 1 मोल ले रहे हैं एनटीपी या एसटीपी पर तो कितना, 22,400 ml या 22.4 लीटर आयतन घेरेगी। और 1 मोल में कितने अणु, ठीक, 6.023 गुणे 10 पर 23 घात। ठीक, इसका मतलब इतने अणु रहेंगे, 6.023 इंटू 10 पावर 23 अणु रहे किसी भी गैस का एनटीपी पर, तो 22.4 लीटर स्थान घेरेगी। देखिए कितना बेहतरीन पॉइंट, हालांकि अभी पढ़ाया हुआ है हमने, फिर एक बार रिवीजन चल रहा है, ध्यान दें आप। तो कह क्या रहा है, जैसे एनटीपी या एसटीपी पर मोलों की संख्या यदि निकालना है, ठीक, मोलों की संख्या, तो आयतन लीटर में अपान 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोलों की संख्या मिल जाती है। कुछ समझ के देख लेते हैं, जैसे देखिए, अणु सूत्र यहां है, उसका अणु भार है, मोलों की संख्या है, आयतन लीटर में है। ठीक, तो जैसे अणु सूत्र H2 है, अणुभार कितना हो जाएगा भैया, 2 ग्राम हो जाएगा। अणु सूत्र H2 है, अणुभार 2 ग्राम है। अब देखें इसका मोलों की संख्या कितना है, 1, ठीक, 1 मोल, तो आयतन कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर होगा। उसी तरीके से नाइट्रोजन, एनटीपी एसटीपी बात चल रही है, ये नाइट्रोजन का अणुभार, ग्राम अणुभार 28 ग्राम, ठीक, 1 मोल,
और आयतन 22.4 लीटर। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 32 ग्राम जो होता है वो 1 मोल अणुओं का भार 32 ग्राम और 1 मोल का आयतन 22.4। ठीक, यहां से भी डायरेक्ट हम जा सकते हैं, यानी एनटीपी पर हाइड्रोजन के 2 ग्राम अणुओं का आयतन 22.4 लीटर होगा। 28 ग्राम नाइट्रोजन के अणुओं का आयतन 22.4, नाइट्रो ऑक्सीजन की 32 ग्राम अणुओं का आयतन 22.4 लीटर होगा। ठीक, यहां पे एग्जांपल देखें, एनटीपी पर O2 के 8 ग्राम ठीक का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। एनटीपी पर ऑक्सीजन के 8 ग्राम का आयतन लीटर में ज्ञात करना है, 8 ग्राम का आयतन। तो फट से आपके दिमाग में आना चाहिए कि चूंकि कितने ग्राम हो भैया, 32 ग्राम। एनटीपी पर 32 ग्राम ऑक्सीजन का भार। ठीक, क्यों? क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन आयतन 1 मोल ऑक्सीजन का आयतन 22.4 लीटर होता है और 1 मोल का भार 32 ग्राम, यानी ऑक्सीजन के 32 ग्राम ठीक का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। इसलिए ठीक कितना, 1 ग्राम का आयतन होगा 22.4 अपान कितना, 32। ठीक, इसलिए कितना भैया, 8 ग्राम का आयतन होगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दें आप, 22.4 अपान कितना, 32 इंटू क्या 8। यही चीज आपके सामने है यहाँ पे कि एनटीपी पर O2 के 32 ग्राम का आयतन 22.4 लीटर, इसलिए 1 ग्राम का आयतन 22.4 अपान 32 लीटर, इसलिए 8 ग्राम का आयतन 22.4 अपान 32 गुणे 8। ठीक, डिवाइड करेंगे, 8 चौके 32, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5.6 लीटर आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने मोल को समाप्त किया। ठीक, और वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एकदम मेहनत से लगे रहें। ठीक, और अब हम लोग आप बिलेन को खूब बढ़िया से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मोल के बारे में हमने बता दिया, जो कि हर जगह यूज होता है। ठीक, और खूब बढ़िया से नोट्स आप इसका बना लीजिए, 2-3-4 बार इसको पढ़ जाएं। ठीक, कभी नहीं मोल आप भूलेंगे। ठीक ना? तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को आप अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। ठीक, धन्यवाद।